चलो पहले HUG को याद करते हैं। H के ऊपर कौन सा था आपका? ह्यूमन प्रोसेस। U के ऊपर यूनिवर्सल प्रोसेस। G के ऊपर ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप प्रोसेस। ठीक है, चलो डोंट गेट अ हग इन कोर्ट। हर साल है ना रिवीजन के स्टार्टिंग में कहता हूँ, अगर मैं है ना ये एक्सपेरिमेंट जो है हार्वर्ड के प्रोफेसर ने किया था। उन्होंने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया था, 50 इस साइड 50 उस साइड। पहले वाले को उन्होंने किसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा? क्वांटिटी। दूसरे वाले को फोकस करने का क्वालिटी। उनका काम क्या था? डोर बंद करना ना पिछानीश। उनका काम था कि भाई उनको फोटोज क्लिक करना है। क्वांटिटी वाले ग्रुप को क्या बोला कि भाई नेक्स्ट 100 डेज पे आपको हर एक दिन पे 10 फोटोज क्लिक करनी है, हर एक दिन 10 फोटोज क्लिक करनी है, और आपको जब 100 डेज कंप्लीट होंगे टोटल 1000 फोटो सबमिट करनी है। कितने सबमिट करनी है? 1000 फोटो। और क्वालिटी वाले ग्रुप को क्या बोला कि आपको सिर्फ 3 फोटो सबमिट करनी है, 100 दिन के अंदर सिर्फ 3 फोटो सबमिट करनी है, लेकिन वो 3 फोटोज की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। वो 3 फोटोज की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बेस्ट होनी चाहिए। एक को क्या टास्क दे दिया कि भाई 10 तो तुमको रोज करनी ही है क्लिक, और टोटल 1000 सबमिट करनी है, और दूसरे को क्या दिया उन्होंने? क्वालिटी, सिर्फ 3 फोटोज। आफ्टर 100 डेज जब उसने 100 बच्चे जो है सबकी फोटोज देखी, टॉप 5 सिलेक्ट की, आपके हिसाब से कहाँ के होंगे ज्यादा, क्वांटिटी और क्वालिटी? रितु, क्वालिटी। संजना, कितने लोग क्वालिटी बोल रहे हैं? यहाँ पे हैंड रेज करो, और ऑनलाइन भी। क्वालिटी के लिए बात कर रहा हूँ, वो लोग हैंड रेज करो। हाँ आराम से बिंदास। ओके, ऑफलाइन में तो सब क्वालिटी के ऊपर जा रहे हैं। आंसर इज क्वांटिटी। फिर से, ये स्टडी तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है तो मैं बता दूंगा कि भाई ये मेरे पास प्रूफ है, बिकॉज हार्वर्ड के प्रोफेसर ने ही किया था, और इसको काफी सारे लोगों ने रेप्लिकेट भी किया। क्वांटिटी में फायदा क्या हुआ होगा बच्चों को कि भाई रोज 10 फोटोज करनी है, वो रोज 10 फोटोज क्लिक करके बेस्ट हो गए। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ नहीं है कि भाई एकदम परफेक्ट प्लान बनाना है कि सर मई में हम लोग 90% लेके आ जाए, एकदम प्रॉपर प्लान बनाया? ऐसे कितना आप लोगों ने 10th में भी किया होगा। 100 पेजेस हैं, रोज इतने पेजेस पढ़ूंगा, काम हो जाए। लोग प्लानिंग बहुत करते रहते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। मेरी बस रिक्वेस्ट है, रोज इकोसी अकाउंट्स जो भी है वो पढ़ते रहो, रोज पढ़ो। भले रोज 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, रोज आदत डालो। आप परफेक्ट प्लान बनाने के चक्कर में जाओगे क्वालिटी के ऊपर, सर मैं इस टाइम पे शुरू करूंगा, ये खत्म करूंगा, सर है ना मेरे को सुबह के टाइम पे ही पढ़ाई पाती है, रात के टाइम में पाती, कुछ नहीं, छोड़ दो सब कुछ। अभी सिर्फ किस चीज पे फोकस करो? क्वांटिटी। रोज एक पेज पढ़ना है, या रोज जितना मैं रिवीजन में करवा रहा हूँ, 2 दिन होंगे आपके पास, जैसे आज लेक्चर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की सुबह। इतने दिन में जितने पेजेस मैंने पढ़ाए हैं बस उतना पढ़ना है आपको। अकाउंट स्टेट में जो यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं सम जब भी रिवीजन, हमारा फर्स्ट स्टेप से रिवीजन शुरू होगा, मेरी गारंटी है जो रिवीजन में मैं सम्स दे रहा हूँ बस वो सम्स करो, कुछ प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं दे रहा हूँ उसको साथ साथ में कंप्लीट करते रहना। अकाउंट सेट्स का मोस्टली हम लोग फर्स्ट स्टेप के आसपास से शुरू करेंगे, अकाउंट्स पार्ट 1 से ही पहले उठाएंगे, तब तक स्टेट्स हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, पूरे रिवीजन में साथ में रहना, रादर देन मेकिंग अ परफेक्ट प्लान। जो आपके पास प्लान है वो फॉलो करो। प्लान मैं दे रहा हूं, बस आप क्या करते रहो? इम्प्लीमेंट करते रहो। ओके, मेरा आप लोगों के लिए प्लान क्या है अभी कि मार्च एंड तक हमारा रिवीजन खत्म हो जाए, फिर अप्रैल में हम लोग आपके डेमो पेपर रखें। डेमो पेपर मतलब मार्च, सपोज आपकी मई में एग्जाम है, 5th मई को अकाउंट्स है, 7th मई को स्टैट्स है, सपोज करो ऐसा टाइम टेबल आ गया है। 8th 9th 2 दिन छुट्टी दी है, फिर आपको 10th पे क्या दिया है? इको का पेपर है। फिर ओसी में छुट्टी नहीं है, सीधा वो 11th को है। तो जैसा आपका है, हिंदी गुजराती में छुट्टी है, इंग्लिश में है नहीं है, जैसा आपका पैटर्न है वही सेम पैटर्न कहाँ रखूंगा मैं? अप्रैल में रखूंगा।
अकाउंट्स कर लेते हो, बट अभी अकाउंट्स की टेस्ट होती है 1 हफ्ते में, प्रिपेयर करते हो 2 दिन में कैसे अकाउंट्स खत्म करोगे, वो आपको प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। तो अभी मेरा पैटर्न ये है, मार्च एंड तक आपकी क्या होंगी, रिवीजन की सारी टेस्ट कंप्लीट हो गई होगी और फुल कोर्स हो गई होगी। अप्रैल में आपकी और क्या होंगी, फुल कोर्स। ठीक है, कोर्स में जो चैप्टर बाकी है वो एक चैप्टर है, उसको छोड़ दो, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं, वो हम लोग खत्म कर लेंगे फैब के आसपास कभी। अभी बस किसके ऊपर फोकस रखना है, रिवीजन के ऊपर फोकस रखना, जो हम लोग बोलते हैं ना चालिया चालिया। तो ये 10 डेज जाएंगे और फैब आपका पूरा। और उस बार हम लोग थोड़े से बिकॉज आपके पास टाइम ज्यादा है तो हम लोग एक एक दिन का गैप रखेंगे। नहीं तो नॉर्मली मैं चालिये में क्या रखता हूँ, 40 डेज मीन सलंग रिविजन होता है। आप में क्या होगा, स्टार्टिंग में एटलीस्ट 15-16 फैब तक आप में क्या होगा, एक एक दिन का गैप होगा। 16 फैब के बाद हमारा कंटिन्यूअस रिवीजन स्टार्ट होगा। क्लियर? ओके, मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ऑनलाइन हैं, एक लेक्चर ऑफलाइन अटेंड करके देखना कि क्लास में याद हो रहा है कि, और जो अभी ऑफलाइन बैठे हैं प्लीज जोर से चिल्ला के जो भी हम लोग हेड पॉइंट्स हैं साथ साथ में आंसर दे, ऐसे कि रिकॉर्डिंग में आपका भी आवाज आनी चाहिए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं ओसी का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी ब्लूप्रिंट इन सबको छोड़ दो, बिकॉज मेरे हिसाब से आपकी ब्लूप्रिंट फिर से चेंज होने वाली, एक पहले दी थी, एक दिवाली के टाइम पे दी और एक उन्होंने अभी रिसेंटली दी। ब्लूप्रिंट चेंज कर रहे हैं तो अभी ब्लूप्रिंट को छोड़ दो, अब अपने हिसाब से क्या रखो, प्रिपरेशन रखो। बट मेरे हिसाब से 5 मार्कर आने के इस चैप्टर में से चांसेस कम है। चलो डेफिनेशन, मैनेजमेंट की 1 मार्क के लिए डेफिनेशन क्या है आपकी, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, लोगों से काम करवाना। अगर आप लोगों से अच्छे से काम करवा पा रहे हो तो आप क्या हो, एक अच्छे मैनेजर। काम करना और काम करवाना दोनों में फर्क है। अगर मैं अच्छे से काम कर सकता हूं तो मैं एक अच्छा वर्कर, अगर मैं अच्छे से काम कर सकता हूं तो मैं कौन हूं, एक अच्छा वर्कर। लेकिन मैं अगर लोगों से अच्छे से काम करवा सकता हूं तो मैं कौन हूं, एक अच्छा मैनेजर। मैनेजर और वर्कर में डिफरेंस पहले क्लियर। गेटिंग थिंग्स डन वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, थ्रू अदर्स, लोगों से आपको काम करवाना है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब हम लोग और 2 टॉपिक्स आज देखेंगे, एक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों सेपरेटली 2 to 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसकी ट्रिक क्या थी आपकी, जेपी के 2 सन है, जेपी के क्या है, 2 सन है। अब जो भी 3 या 5 मार्कर्स हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, मैं ट्रिक के साथ ही यहीं पे याद करवाऊंगा। रिवीजन का मतलब ही वो है कि हेड पॉइंट सारे यहाँ पे आपको याद होने चाहिए। चलो जेपी के क्या है, 2 सन है। पहले जे के ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। ध्यान से सुनना, टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको दूसरे तरीके से ये लोग क्या देते हैं हमको, इंपॉर्टेंस की जगह ये लोग दे सकते हैं बेनिफिट्स। के बेनिफिट्स क्या हैं आपके मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहला एडवांटेज, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, के जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। ठीक है, फिर से रिवीजन है, अंदर का कंटेंट हम लोग नहीं देखेंगे, हेड पॉइंट्स को याद करने का ट्राई करेंगे। और ओसी में मेरा फिर से वही फोकस, हेड पॉइंट्स याद रखो, अंदर का कंटेंट कुछ भी लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा। नोट्स का ही लिखोगे, टेक्स्ट बुक का ही लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी लिखोगे 3 मार्क का आंसर है, 2.5 तो दे देंगे। फुल चाहिए तो फिर नोट्स के अंदर का कंटेंट जो है वो लिखना होगा। प्लीज ये कभी नहीं पूछना सर अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, हक से लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज, कोई इश्यू नहीं है, बस अंत का अनंत ये जो है आप नहीं कर देना। ठीक है, जो है ना इंग्लिश आप लोगों की है सुबह था, बट वैसे यूज नहीं करना। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकंड पी के ऊपर है इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट के 2 फायदे, अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अगर मैं अपने बिजनेस में मैनेजमेंट के टेक्निक्स यूज कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। फिर एसओएन 2 सन है, तो एसओएन एसओएन, एस के ऊपर 2 है, ओ के ऊपर 2 है, एन के ऊपर 2 है। एस के ऊपर 2 कौन से हैं आपका, सबसे पहला है सक्सेस, ये रहा, और दूसरा है सोशल बेनिफिट। अगर आप बिजनेस को यूज कर रहे हो, बिजनेस के अंदर अपने मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज कर रहे हो, तो आपके बिजनेस के सक्सेस के चांसेस ज्यादा है।
तो ऑब्वियसली पहले ही देख लिया प्रॉफिट है तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। 2 पर्सन है, एक मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज कर रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि उसका लॉन्ग टर्म में बिजनेस सरवाइव करे। कोई पूछे सर प्रॉफिट और सक्सेस में डिफरेंस क्या? प्रॉफिट शॉर्ट टर्म है, सक्सेस लॉन्ग टर्म। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म है कि भाई इस साल मैंने अच्छा कमाया, सक्सेस क्लास 10 साल से अच्छा कमा रहा। क्लियर? जो इनकम और वेल्थ में डिफरेंस है ना, वही किसमें डिफरेंस है? प्रॉफिट और सक्सेस। इनकम मतलब इस साल की इनकम, वेल्थ मतलब टोटल मेरे पास कितना पैसा। ओके, एस के ऊपर 2 याद हो गए। पहला कौन सा और दूसरा कौन सा? सोशल बेनिफिट। मैंने, अगर आप लोगों के पास पुरानी नोट्स हैं तो उसमें आपने देखा होगा सोशल बेनिफिट और इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन दोनों के बाजू में क्या होगा? 2 मार्कर लिखा होगा। सोशल बेनिफिट को एग्जाम में ये लोग सेपरेटली 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो अगर आपके पास नोट्स है तो वहां पे 2 मार्कर लिख देना प्लीज। अगर नोटबुक नहीं लेके सॉरी नोट्स नहीं लेके आ सकते हो तो टेक्स्ट बुक लेके आया करो लेक्चर, ठीक है? उसमें आपको क्या मिल जाएगा? कंटेंट डिट्टो सेम होगा नोट्स का और टेक्स्ट बुक का। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको सोशल बेनिफिट भी मिलेगा, तो सोशल बेनिफिट को सेपरेटली 2 मार्क के लिए प्लीज इंपॉर्टेंट टिक कर देना। आगे एस के ऊपर हमारे 2 हो गए, एस ओ एन। ओ के ऊपर 2, ओ के ऊपर है पहला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी आपके पास है ना एम्प्लॉइज हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास मशीन है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अगर आप अपने बिजनेस में मैनेजमेंट की टेक्निक यूज कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये एवरग्रीन है। आगे चल के हम लोग प्लानिंग की है ना एडवांटेजेस पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसकी भी एडवांटेज पढ़ो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा ही होगा। ये क्या है? आपका एवरग्रीन है। ओ के ऊपर 2 याद हो गए सबको? ओके चलो बताओ मुझे है ना, अब तक कितने याद हुए? मुस्कान कौन सा सबसे पहला? जॉब अपॉर्चुनिटीज। फिर जे के बाद आपका क्या था? किसके 2 सन्स हैं? जेपी। हाँ तो पी के ऊपर कौन सा होगा? प्रॉफिट, सक्सेस और सोशल बेनिफिट। और अभी ओ पे अभी कौन सा हमने डिस्कस किया? ऑप्टिमम। 5 याद सबको? पक्का? ओके आगे ओ के ऊपर आपका दूसरा है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव्स को आप क्या कर पाओगे? अकम्प्लिश कर पाओगे। अकम्प्लिश का मतलब क्या है? अचीव करना। अकम्प्लिश का मतलब क्या है? अचीव करना। फिर लास्ट है आपका एन के ऊपर। तो एन के ऊपर इन्होंने पहला दिया है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या हो गया? हर एक फील्ड में होगा। जैसे पॉलिटिक्स में मैनेजमेंट है, यस ऑब्वियसली बीजेपी कांग्रेस की रैलीज जाके देखो, हद बिना मैनेजमेंट। टेम्पल्स, यस वहां पे मैनेजमेंट है। स्कूल, वहां पे भी मैनेजमेंट है। सिर्फ बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है, हर एक फील्ड में हर एक लेवल पे क्या है? मैनेजमेंट है। कोई एक छोटा पर्सन है वो क्या कर रहा है? सपोज करते हैं फार्मर, तो अपने गार्डन को मैनेज कर रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा? मैनेजमेंट के अंदर। कोई बड़ा बिजनेसमैन अपनी बोर्ड मीटिंग्स को मैनेज कर रहा है, वो भी किसके अंदर आएगा? मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो हर एक फील्ड में हर एक लेवल पे क्या होगा? मैनेजमेंट की नीड है। एन के ऊपर पहला ये, और दूसरा आपका अच्छा एक सेकेंड, नेशनल मोटिव। लास्ट आपका कौन सा? नेशनल मोटिव। नेशनल मोटिव को भी 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट टिक कर दो। लास्ट के तीनों 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट। हम लोग बार बार डिस्कस करते आए हैं, अगर इंडिया में ज्यादा अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आ गए, जैसे ओयो रूम्स हो गया, या फिर है ना आपका पेटीएम हो गया, या फिर इवन बाईजूस हो गया, उन्होंने काफी ज्यादा हद तक क्या किया है? इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है। के घर पे है ना 4 रूम्स थे, 3 रूम हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो 4th रूम हमने वही रूम को क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया। अब आप है ना कस्टमर के हिसाब से नहीं सोचो, प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से सोचो। एक रूम है एक्स्ट्रा आपके घर पे पड़ा था, अब उस रूम के वजह से आपको क्या आ रही है? मंथली 8 to 10,000 रुपीज आ रहे हैं। क्या गलत है?
थोड़ा बहुत हाँ ऑब्वियसली आपको सफाई ये सब ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत होगा कि बाहर के लोग आके रहेंगे वहां पे, लेकिन इनकम तो आ रही है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको ओयो रूम की वजह से काफी ज्यादा क्या मिली है, इनकम। तो इंडिया जो है वो डेवलप होता रहेगा अगर अगर हम लोग क्या प्रोवाइड कर पाए, अच्छी मैनेजमेंट जो है उनको प्रोवाइड कर पाए, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना याद करने का, ठीक है। जेपी के दो सन है, जे पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, पी पे आपका प्रॉफिट, फिर उसके एस के ऊपर तो एक आपका है ना सक्सेस और एक आपका आ गया सोशल बेनिफिट, ओ के ऊपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव, और लास्ट आपका एन एक नेसेसरी इन एवरी फील्ड और एक नेशनल मोटिव। याद करने का ट्राई करो, इतनों को याद हो गया? जिनको याद हो गया ऑनलाइन जो है वो चैट में भेजो, और ऑफलाइन किनको याद हो गया? पंचता बोलो सारे। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट, सक्सेस ऑफ बिजनेस, सोशल बेनिफिट 4, ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल मोटिव। चलो अब नेक्स्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने की। चलो डोंट गेट अ हग इन कोविड, अभी तो कोविड है चला गया, अभी भी है, ऑब्वियसली मास्क पहन के बैठे हो, और जैसे उस दिन मैंने प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को कहा था प्लीज मास्क की हैबिट रखना, बिकॉज जैसे मैंने कल कहा था आपके एग्जाम कब है, मई की गर्मी में मास्क पहन के 3 घंटे पेपर लिखना, मजा आएगा तुमको। चलो डोंट गेट अ हग इन कोविड। डी के ऊपर पहले एक बार हम सारे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे ज्यादातर आपके क्या आएंगे, प्रोसेस आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। डी के ऊपर सबसे पहला कौन सा है, डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट में अंबानी सपोज करो एक बोर्ड मीटिंग में बैठा है, वो बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड कर रहा होगा, किसी ना किसी चीज के ऊपर डिसीजन ले रहा होगा कि यहाँ पे पैसे डालें या नहीं डालें, ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें या नहीं करें, कोई जियो का न्यू टावर लगाए या नहीं लगाए। एक्चुअल में दो वर्ड्स हैं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसीजन फॉलो करवाता है। मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है, तो एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन प्रोसेस। कोई भी आप सोचो ना, डायरेक्टर हो, कंपनी का मैनेजर हो, वो कर क्या रहा है, एक्चुअल में जाके प्रोडक्शन कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, नहीं, मेंटल वर्क कर रहा है। मेंटल वर्क में भी क्या कर रहा है, उसको डिसीजन लेना है कि उनके पास जो पैसे हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो डी के ऊपर आपका कौन सा हो गया, डिसीजन प्रोसेस। फिर हम लोग चलते हैं जी के ऊपर। जी के ऊपर दो हैं, एक गेट के ऊपर है और एक हक में जो है जी उसके ऊपर है। तो पहला है आपका गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, पहला आपका कौन सा है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट में हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा रीजन है कोई ना कोई गोल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अब यहाँ पे अंदर के कंटेंट आप देखोगे ये लिखा होगा कि गोल क्या होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए। प्रैग्मेटिक मतलब अचीवेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, कंप्यूटर में 100 on 100 सोचना प्रैग्मेटिक है कि नहीं? अच्छा एक सेकंड, ज्यादातर लोग तो यहाँ पे एसपी वाले हैं। ओके इंग्लिश में चलो, इंग्लिश में 80 सोचना प्रैग्मेटिक है? बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारे इंग्लिश में भी पेपर सेल में चेंज आया होगा ना, हाँ फिर शायद तुम्हारे लिए भी हो जाए अगर 1 मार्कर्स इंक्रीज हो गए हैं तो गोल प्रैग्मेटिक होने चाहिए, काफी लो भी नहीं काफी हाई भी नहीं, अचीवेबल होने चाहिए। ओके ए के ऊपर आपका है साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, तो 3। डी के ऊपर सबसे पहले हमने कौन सा देखा, डिसीजन। फिर हमने जी के ऊपर गोल ओरिएंटेड, ए के ऊपर साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन तो हम लोग आज ही डिस्कस करने वाले। ये 3 क्लियर सबको?
पक्का? साइंस आर्ट और प्रोफेशन हम लोग कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस है कि नहीं, मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि नहीं। लास्ट 3 साल से साइंस आर्ट और प्रोफेशन के ऊपर एक क्वेश्चन तो आया ही है, या तो 1 मार्क में या 2 मार्क में या 3 मार्क में। बट लास्ट 3 ईयर से आपका न्यू जो टेक्स्ट बुक है वो 3 साल पहले ही आई है, तो न्यू सिलेबस के हिसाब से हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आया ही है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक करना। ओके, अब HUG, HUG, अब ये प्रोसेस के ऊपर H है आपका ह्यूमन प्रोसेस। H आपका क्या है? ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस यानी क्या कि मैनेजमेंट में आप डिसीजन ले रहे हो, कौन डिसीजन ले रहा है? मैनेजर, जो एक ह्यूमन बीइंग। डिसीजन इंप्लीमेंट किसको करना है? मिडिल लेवल वर्कर या बॉटम लेवल वर्कर, वो भी ह्यूमन बीइंग्स है। किसके लिए? प्रोडक्ट या कस्टमर्स जो है उनके लिए, तो वो भी कौन है? ह्यूमन। तो मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन ह्यूमन ले रहा है। किसके लिए डिसीजन ले रहे हैं? ह्यूमन के लिए। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? ह्यूमन। बाय ह्यूमन, फॉर ह्यूमन, सब कुछ ह्यूमन है, इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन प्रोसेस। अगर ह्यूमन बीइंग चेंज हो गया तो जरूरी नहीं है पुराना प्रोसेस चल रहा था सही चलेगा, जरूरी ऐसा? बिल्कुल नहीं। जैसे विराट कोहली का खुद का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, विराट कोहली ने अपने इंस्टा पे लिखा था कि भाई अभी जो टेस्ट मैच हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपने देखा होगा कि इंडिया जीती। विराट कोहली ने खुद ने क्या किया अपने इंटरव्यू या इंस्टाग्राम पे जो उसके लाइव था उसमें, उसने कहा कि भाई अगर मैं होता सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैच में, मैं क्या बोलता अपनी टीम को कि तुम लोग अग्रेसिव रहो, तुम लोग क्या रहो? अग्रेसिव रहो। और अजिंक्य रहाणे जो कैप्टन बना था, वाइस कैप्टन जो था, जो है जिसने विराट को रिप्लेस किया, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? जो होना है होने दो, तुमको ना अग्रेसिव होना है ना काम होना है, बस अपने क्रिकेट के ऊपर फोकस करो। तो विराट कोहली ने खुद ने एडमिट किया कि मेरी अप्रोच की वजह से शायद इंडिया जीतती नहीं। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा एग्जाम्पल लो, एक मैनेजर है, उसने रिलायंस में काम किया, उसको बहुत सक्सेस मिली। अब वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। जब वो काम कर रहा था 80s 90s में, तब एम्प्लॉइज कैसे थे आपको पता है। अब अपने स्टार्टअप में काम करे तो उसके पास 20-30 आप सबकी जो एज है ना, सपोज करो आपसे बस है ना 2-3 साल बड़े लोग हैं, उनके साथ वो काम कर रहे हैं, तो 80s के लोग और आपकी जनरेशन सेम है। वो अगर सेम टैक्टिक्स यूज करेगा, लगता है उसको सक्सेस मिलेगी? चांस नहीं, चांस बिल्कुल नहीं। आ रहा है समझ में? तो ह्यूमन चेंज होगा, वर्कर्स चेंज हो जाएंगे, कुछ भी चेंज होगा, चांस कम है कि उनको क्या मिले? सक्सेस मिले। आगे यू के ऊपर है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस आपका किससे मैच हो रहा है? नेसेसरी इन एवरी फील्ड से। अगर इन दोनों के अंदर सेम पॉइंट लिख दोगे तो भी चलेगा। नेसेसरी इन एवरी फील्ड में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, हर जगह पे मैनेजमेंट की नीड है। तो यहाँ पे भी वही, हर जगह पे आपको क्या होगी? मैनेजमेंट की नीड है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे। आप अमेरिका में जाओ, वहां पे भी मैनेजमेंट की स्टडीज है। इंडिया में आओ, पाकिस्तान में जाओ, चाइना में जाओ, हर जगह पे क्या होगी? मैनेजमेंट की नीड है, मैनेजमेंट की स्टडीज है। जी के ऊपर लास्ट है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप प्रोसेस भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि मैनेजमेंट में किस चीज के ऊपर फोकस है? ग्रुप के ऊपर। अकेला मैं अच्छे काम कर रहा हूँ तो वर्कर हो गया, लेकिन एक पूरे ग्रुप से काम करवा रहा हूं, अकेली अगर चीज है तो उसमें मैनेजमेंट की नीड थोड़ी ना, बस मेरे को अपने आप को मैनेज करना। मैनेजमेंट की नीड तब होगी जब आपके पास एक टीम है, उन टीम से आपको क्या करवाना है? काम करवाना है। चलो पहले HUG को याद करते हैं। H के ऊपर कौन सा था आपका? ह्यूमन प्रोसेस। U के ऊपर यूनिवर्सल प्रोसेस, G के ऊपर ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप प्रोसेस। ठीक है, चलो डोंट गेट अ हग इन कोविड। डी के ऊपर कौन सा था सबसे पहला प्रोसेस? डिसीजन मेकिंग या डिसीजन प्रोसेस। फिर आपका आया था जी, पहले जी के ऊपर गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। ए के ऊपर साइंस आर्ट और प्रोफेशन। HUG ह्यूमन प्रोसेस, यू के ऊपर यूनिवर्सल प्रोसेस, और लास्ट जी के ऊपर आपका ग्रुप एक्टिविटी। कोविड, कोविड के अंदर है आपका लास्ट कंटिन्यूस। कोविड जैसे कंटिन्यू रहा, कंटिन्यूअस एक्टिविटी ही है। मैनेजमेंट कैसे कंटिन्यूअस एक्टिविटी? आपने एक साल प्रॉफिट अचीव कर दिया, बस फिर रिटायर हो जाओगे? नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से आपको अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। मैनेजमेंट कभी भी रुकेगा नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा?
कंटिन्यूअस रहेगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस का दूसरा नाम था पेरिनियल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है और पेरिनियल प्रोसेस है। इसके अंदर से कंटिन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस और डिसीजन प्रोसेस, इन तीनों को सेपरेटली 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और ये तो मैंने बता दिया, लास्ट 3 साल से इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। प्लीज पहले इसके हेड पॉइंट याद करने का ट्राई करो सब लोग। और जूम ने हमको धमकी दे दी। पहले ट्रिक याद करो, फिर हेड पॉइंट। मैं अभी भी कह रहा हूँ रिविजन का मतलब यही तो ही होगा जब आप साथ में हेड पॉइंट याद करोगे। अंदर का कंटेंट 2 दिन में कभी भी कर लो, लेकिन हेड पॉइंट सीधी पे याद करो। अनीश हो गया सारे? बोलो। डिस्कशन या डिसीजन? डिसीजन। फिर गोल ओरिएंटेड, साइंस आर्ट और प्रोफेशन, ह्यूमन प्रोसेस, यूनिवर्सल, कंटिन्यूअस, एक रह गया। ह्यूमन और यूनिवर्सल के साथ एक प्रोसेसिंग एक्टिविटी थी कोई, जी के ऊपर, ग्रुप एक्टिविटी। चलो याद, अच्छा आपका हो गया ना, माला याद है? ओके चलो फटाफट बोलो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, ये इंपॉर्टेंस थे। अभी आप इंपॉर्टेंस के बताओ, इंपॉर्टेंस की ट्रिक क्या है? जेपी के 2 सेंस है। इंपॉर्टेंस या फिर फीचर लिख सकता हूं मैं, या फीचर कुछ और होगा? बोलो। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, फीचर्स किसमें आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स जो है और फीचर्स क्या होंगे? सेम होंगे। कंफ्यूज नहीं हो जाओ इतना, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। चलो इंपॉर्टेंस याद है या फीचर्स याद है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स याद है या दोनों याद है? इंपॉर्टेंस याद है ना? इंपॉर्टेंस मेरे को बताओ। जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिट, एस के ऊपर दो, सक्सेस और सोशल, अपॉर्चुनिटीज और गोल्स का दूसरा नाम, मुस्कान? ऑब्जेक्टिव, एन के ऊपर नेसेसरी इन एवरी फील्ड, और लास्ट सबसे नेशनल मोटिव। सबको आई होप सो दोनों के दोनों याद हो गए हैं। चलो लास्ट टॉपिक, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन? ध्यान देना, जैसे अभी अभी 3 से 4 बार मैंने बता दिया कि एग्जाम में आता ही है रिसेंट। साइंस, साइंस मतलब क्या होती है? एक सिस्टमैटिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि जो भी चीज होगी साइंस में एकदम परफेक्ट होगी, कि पेन यहाँ से छोड़ूंगा तो नीचे ही जाएगी, रीजन ग्रेविटेशन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बनेगा? वाटर ही बनेगा। ठीक है, साइंस में सिस्टमैटिक स्पेसिफिक रूल्स प्रिंसिपल है। ठीक है, वाटर कौन से डिग्री पे बॉईल होता था, मैं भूल गया, 100 में कि नहीं? वाटर कोई डिग्री पे बॉईल होता था ना यार, तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हद है, कॉमर्स आ गया मतलब साइंस छोड़ दी। ओके
तो वो जो टेम्परेचर अचीव होगा तो वाटर ऑब्वियसली क्या होगा, एयर में कन्वर्ट होगा। ये क्या होगा, होना ही है। आगे मैनेजमेंट में ये पॉइंट नहीं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, एक लीडर है वो हट गया, उसकी जगह दूसरा लीडर है, जरूरी नहीं है उसको सक्सेस मिले ही मिले, टीम बदल जाए, लीडर बदल जाए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं है। साइंस का प्रिंसिपल 100% एक्यूरेट है, तो साइंस के अंदर रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट के बहुत है ना, जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत स्टडी करके ये रिलेशन बनाया कि ये होगा तो ये होने वाला है, कॉज है तो ये इफेक्ट है। मैनेजमेंट के भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एग्जैक्ट नहीं है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं, एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस, इज नॉट अ प्योर साइंस। तो बस आपको यही वाला समझाना है, लेकिन जैसे मैंने नोट्स में दिया है वैसे समझाना। आगे आर्ट के अंदर ये लोग दे रहे हैं कि आर्ट का मतलब क्या होता है, जो आपने थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ी उसको अपने वे में एक्सप्रेस करना। कि फॉर एग्जांपल ड्राइंग जो हो गई, किसी पर्सन ने 10 दिन की या 15 दिन की ड्राइंग की क्लास अटेंड की, ड्राइंग की क्लास में उसने सारी चीजें है ना अच्छे से सीखी, जो जो टेक्निक्स हैं जो भी है, लेकिन अगर हम लोग उसको बोलेंगे कोई माउंटेन बना या कुछ बना, तो अपने हिसाब से एक्सप्रेस करेगा, जैसे उसका नेचर, जैसे उसका क्या हो नेचर। तो मैनेजमेंट भी वैसा ही है, कोई इंसान अग्रेसिव है तो वो अग्रेसिवली हर चीज को मैनेज करे, कोई इंसान जो है काम नेचर का तो वैसे मैनेज करेगा, कहीं पे अग्रेसिव चाहिए कहीं पे काम नेचर चाहिए। आ रहा है समझ में सबको, यस और नो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मैनेजमेंट का ये बात रहे। आर्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है तो मैनेजमेंट भी वैसा ही है, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है कि आर्ट पूरा सब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट पूरा सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि भाई एक पेंटिंग है, मुझे एकदम क्या लग रही है, फालतू लग रही है, पॉसिबल है कि वो है ना पिकासो या कोई बहुत बड़े पेंटर की पेंटिंग हो, पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। जैसे सब लोग बोले थे टेस्ला अच्छे से मैनेज नहीं हो रही, अच्छे से मैनेज नहीं हो रही, उसने प्रॉफिट कमा के दे दिया, तो अभी सब बोल रहे हैं कि एलॉन मस्क मैनेजमेंट गुरु। मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे, आर्ट में ऐसा नहीं है। कोई डांस फॉर्म हो सकता है जो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा हो, किसी को बहुत अच्छा लग रहा हो, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट में सक्सेस है या नहीं है वो थोड़े टाइम में दिखाई दे जाएगा। मैनेजमेंट सब्जेक्टिव नहीं है, क्लियर पता चल जाएगा कि सक्सेस है कि फेलियर है। आर्ट सब्जेक्टिव हो सकती है। फिर लास्ट 2 पॉइंट्स में ये दिया है कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, एग्जैक्ट आर्ट नहीं है, दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन। लास्ट सबसे ज्यादा इन तीनों में से पूछने वाले क्वेश्चन, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपने अक्वायर्ड स्किल की है, आपको डिग्री मिली है, अगर आपने क्या की है, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की है। डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई भी करनी है, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप भी करनी है, सीए में भी सेम, सीएस में या लॉयर में भी सेम, है ना। प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि डॉक्टर बनना है नॉलेज होनी चाहिए, सीए बनना है नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनना है मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो आजकल लोग कहाँ से गेन कर रहे हैं, एमबीए से गेन कर रहे हैं। इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च, कि आपको क्या करना होगा, एक बार डॉक्टर बन गए बस उसके बाद कभी पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती है, कि कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट, कोविड के अलग अलग ट्रीटमेंट, तो उनको बार बार क्या करते रहना पड़ेगा, पढ़ाई करनी होगी। सीए भी बन जाने के बाद ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं करनी होगी, सीए बन जाने के बाद हर 6 महीने में या 12 महीने में जब गवर्नमेंट टैक्स के लॉ चेंज करेगी तो आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है। मैनेजमेंट में भी वही है, 70s में जो मैनेजमेंट चलती थी 90s में जो चल रही है, जो 2010 में चल रही है वो अभी चलेगी नहीं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्रोफेशन में एक एसोसिएशन होगा, डॉक्टर्स का एक ग्रुप है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो जो बोलेगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। सीए में आईसीए है, जो बोलेगा फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट्स हैं, इस वजह से उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी, लेकिन एमबीएस का ऐसा कोई आपका एसोसिएशन नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये आंसर्स खत्म किए। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी आंसर आज अभी तक खत्म हुए प्रोफेशन तक, उनको एक बार अच्छे से क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना। सैटरडे सेम टाइम, भागो बल्ला। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट,
As business expand, it is difficult to manage it alone or in partnership. कि जैसे जैसे आपका जो बिजनेस बढ़ता जाता है उसको आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते। आपको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई सपोर्टिव रोल के लिए, या आपको लोग चाहिए होंगे जिनको आप काम क्या कर सको, डेलीगेट कर सको। प्लीज पीछे मास्क अच्छे से पहनो। कोई ना कोई चाहिए होगा जिसको आप क्या कर सको, काम डेलीगेट कर सको। अकेला इंसान सब जगह नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए कंपनीज में क्या बनती है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनती है। याद रखना, जितने आपके क्या होंगे, ध्यान से सुनना, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा लेवल्स। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है कि ज्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छी चीज है कि नहीं, तो आंसर इज नो। जितनी लेवल ज्यादा उतने उनके सुपरवाइजर ज्यादा, उतने एम्प्लॉय ज्यादा, उतना आपका कोऑर्डिनेशन टफ, उतना ज्यादा कॉस्टली। तो ट्राई करना है आपको कि आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या रख सको, कम से कम रख सको। आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या रख सको, कम से कम रख सको। आप दोनों के नेम, फॉर्म्स दोनों। पवन, मैंने मना किया था ना आपका, लेक्चर के लिए एक बार मुझे बाद में मिलके जाना। अलग अलग बेंच पे बैठो। चलो, ऑन एन एवरेज कितनी लेवल्स होती हैं? ऑन एन एवरेज आपकी 3 लेवल्स होती हैं। कौन सी 3 लेवल होती हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। तो देखो, ये आपका डायग्राम है। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन दिया हुआ है आपको? टॉप लेवल के अंदर आपको दिया हुआ है सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मैंने कहा था मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो, मैनेजर बोलो, जनरल मैनेजर बोलो, सीईओ बोलो, सबकी मतलब सेम है, सबकी मीनिंग क्या है, सेम है। आगे फिर आते हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट के, सारे डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं वो कहाँ पे आते हैं आपके, वो सारे के सारे मिडिल लेवल में आते हैं। और बॉटम लेवल में 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती हैं। याद रखना कैटेगरी, 3 जने नहीं, जने तो बहुत सारे होंगे, 100 वर्कर्स होंगे। 3 कैटेगरीज कौन कौन है? सुपरवाइजर जो लोगों के ऊपर नजर रखते हैं, जॉबर, जॉबर यानी वो जो काम सिखाते हैं, और फोरमैन जो क्या करते हैं, वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। मैंने आपको कहा था ऐसे देखा जाए कंपनी में 5 लेवल्स हैं। ये 3 मैनेजमेंट का काम करती है, ये 3 क्या करती हैं, मैनेजमेंट का काम। इसके ऊपर जो है यहां पे होते हैं शेयर होल्डर। यहां पे कौन होता है, शेयर होल्डर। और नीचे कौन होते हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं, वर्कर्स। ये लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं। मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा है, मैं शेयर होल्डर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस अच्छा करेगी, मुझे फायदा होगा। रिलायंस में डिसीजन 3 जने लेते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। टॉप, मिडिल और बॉटम, ये 3 डिसीजन लेते हैं। तीनों काम नहीं करते, तीनों के तीनों सिर्फ डिसीजन लेते हैं, तीनों कभी भी काम करते नहीं है। काम एक्चुअल में करता कौन है, वर्कर्स। यहां तक सब साथ में मेरे? आगे अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में देखते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब वो जिसका मेन काम क्या है, एम्प्लॉइज को मैनेज करना। जिसका मेन काम क्या है, एम्प्लॉइज को मैनेज करना। अब सर एम्प्लॉइज कहां से आते हैं, सुनो, एम्प्लॉइज का मतलब है मिडिल लेवल के एम्प्लॉइज, बॉटम लेवल के एम्प्लॉइज, वर्कर्स। कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इनके पास है। कंपनी प्लान करेगी कि हमको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहां पे होना है, ये सब कौन सोचेगा, टॉप लेवल सोचेगा। टॉप लेवल के फंक्शंस देखते हैं, मैंने पहले याद करवाए हुए हैं आपको, अभी सिर्फ हम लोग रीड आउट करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। कंपनी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करेगा, आपके टॉप लेवल डिसाइड करेगा। सर प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी हमको इस मार्केट में सबसे नंबर 1 बनना है,
सेकेंडरी इस साल का प्रॉफिट क्या है, प्राइमरी मतलब लॉन्ग टर्म, सेकेंडरी मतलब शॉर्ट टर्म। सेकेंड है ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब ये लोगों के ऊपर सब लोग ट्रस्ट करते हैं, इनके पास सारे के सारे पैसे हैं। कंपनी के सारे फंड्स किसके पास होंगे, ऑब्वियसली इसके पास होंगे। जैसे रिलायंस है, रिलायंस किसी को चेक दे रही है, चेक के ऊपर साइन कौन करेगा, जो टॉप लेवल पे होंगे उनकी साइन होगी। अब हर एक को चेक को अंबानी साइन करने नहीं बैठेगा, उसकी वो लोग कॉपी करवा देते हैं। जैसे आप सबके रिजल्ट के ऊपर हर एक के ऊपर प्रिंसिपल की साइन होती है, नहीं, एक करते हैं फिर बाकी सबके ऊपर जेरोक्स आ जाती है। सिलेक्ट सीईओ, कंपनी का सीईओ वो कौन डिसाइड करते हैं, टॉप लेवल डिसाइड करते हैं कि हम 10 डायरेक्टर है, हम 10 में से हमने एक को अपॉइंट किया है, मिस्टर ए को, कि तुम हमारे क्या होगे, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगे। सारी डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है, सीईओ के पास होती है। सीईओ को अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फोर्थ, ये लोग बजट बनाते हैं, अबाइड बाय लॉ, इनको सारे रूल्स बनाने होते हैं, ये सारे रूल्स को फॉलो भी करते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में प्लान करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो वर्कर्स की हैं उसको सॉल्व करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। और भी मैंने 2-3 दिए हैं, मैंने कहा था कोई भी 6 अच्छे से याद होने चाहिए, एनी 6 सिर्फ याद करो। कभी भी एग्जाम में पूछे टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन, पहले उसकी डेफिनेशन लिखना, उसके अंदर कौन कौन आते हैं वो लिखना, फिर क्या करना, ये 6 फंक्शंस पूरी लाइन लिखना। प्लीज इसमें से कोई भी 6 याद करने का ट्राई करो सब लोग पहले। कोई भी 6 याद करने का ट्राई करो। चलो नेक्स्ट है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, मिडिल लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो टॉप लेवल और बॉटम लेवल को कोऑर्डिनेट करने का ट्राई करेगा। टॉप लेवल और बॉटम लेवल को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करने का ट्राई करेगा। फिर से इसमें भी 9 दिए हैं, कोई 6 याद रखने हैं। चलो मिडिल लेवल के अंदर कौन कौन आता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन जैसे मैंने नोट्स में दी है वो लिख देना, उसके अंदर कौन कौन आता है, डिपार्टमेंटल हेड्स, उसके साथ एग्जांपल से वो लिख देना, पहले तो आप वो लिख ही देना। उसके बाद आपको क्या करने हैं, ये 9 लिखने हैं। कौन सा है सबसे पहला, इंप्लीमेंट ऑर्डर ऑफ सीईओ। ये लोग क्या करते हैं, जो टॉप लेवल से ऑर्डर आया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ऑर्डर आया है, वो लोग उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड है प्रिपेयर बजट। ये लोग क्या करते हैं, बजट बना के देते हैं हमको कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट का खुद का बजट बनाएगा, उसके डिपार्टमेंट का हेड, हर एक डिपार्टमेंट के हेड अपने अपने बजट्स बनाएंगे, बजट बना के टॉप लेवल को देंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में हमको इतनी मशीन चाहिए, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतने वर्कर्स चाहिए। फिर थर्ड है फॉर्मुलेट पॉलिसीज रूल स्ट्रक्चर। ये लोग प्रॉपर पॉलिसीज बनाएंगे कि भाई प्रोडक्शन ऐसे ऐसे करना है, ऐसी क्वालिटी रहेगी। टॉप लेवल तो सिर्फ सोचता है, एक्चुअल डिसीजंस कहाँ लेते हैं, मिडिल पे, कि प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन कौन से रॉ मटेरियल्स से करना है। फॉर एग्जांपल आपको क्या लगता है, वेबसाइट सपोज करते हैं जियो की वेबसाइट है, अंबानी ने डिजाइन की होगी, नहीं, अंबानी को तो कुछ पता भी नहीं होगा, उसने खाली बोल दिया होगा कि वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट कौन बनाएगा, जो उनका इंटरनेट का जो डिपार्टमेंट होगा, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट होगा, वो लोग बैठ के पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे।
इंक्रीज एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है कि फिर से एक्चुअल में कंपनी का परफॉर्मेंस कौन करता है, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो परफॉर्मेंस देखते हैं, बिकॉज टॉप लेवल तो सिर्फ साल में 2-3 बार आता है, सिर्फ डिसीजन लेके चला जाता है। मिडिल लेवल होते हैं जो रोज वहां पे बैठे होते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, जो प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। तो कंपनी की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों किसके हाथ में है, दोनों के दोनों आपके मिडिल लेवल के पास है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में याद है मैंने डिफरेंस बताया था, एक क्वालिटी पे है, एक क्वांटिटी पे है। कौन सा क्वालिटी पे है? इफेक्टिव क्वालिटी बताता है, एफिशिएंसी क्वांटिटी बताता है। 1 मार्क के लिए कहीं पे नोट डाउन कर देना। इफेक्टिव, मैं इफेक्टिव हूं कि नहीं हूं, मतलब वो क्वालिटी हो गई। मैं एफिशिएंट हूं कि नहीं हूं, मतलब मैंने 100 के 100 काम कर दिए तो मैं एफिशिएंट हूं। चलो, और जरूरी नहीं हो साथ में हो, आपने 10 सम करने थे, 10 के 10 सम कर लिए, आप कौन हो, एफिशिएंट हो। 10 में से टैली कितने हुए तो वो बताएगा आपकी इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट आपका मोटिवेट। ये लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। किसको मोटिवेट करते हैं? बॉटम लेवल को या वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। बिकॉज बोनस देना अंबानी तो नहीं डिसाइड करेगा किसको कितना बोनस देना है, वो तो कौन डिसाइड करेगा, उस डिपार्टमेंट का हेड डिसाइड करेगा कि किसको कितना बोनस देना है। कांस्टेंट टच, ये लोग क्या रहते हैं, एम्प्लॉइज के साथ, नीचे लेवल के साथ सबसे कांस्टेंट टच में रहते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे क्या है, सुपरवाइज करते हैं और टॉप लेवल को हेल्प करते हैं। फिर से कोई भी 6 याद करने का ट्राई करो। मैंने याद है आपको ट्रिक कैसे बताई थी, जैसे ये आपका है टॉप के ऊपर, ये कहां पे है, टॉप के ऊपर है, तो 2 टॉप लेवल के रिलेटेड याद कर लिए। 6 याद करने, 2 टॉप के हो गए कि उनके ऑर्डर फॉलो करते हैं और उनको हेल्प करते हैं। अब उनके खुद के काम क्या है, एक मिडिल लेवल में बजट बनाना है और एक है एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, याद कर। तो 2 मिडिल के हो गए। अब 2 बॉटम के, उनको है ना सुपरवाइज करना है, और आप याद कर सकते हो कि उनसे कांस्टेंट टच में रहना है या उनको मोटिवेट करना है, जो याद करो। तो 2 टॉप के याद कर लिए, 2 मिडिल के याद कर दिए, 2 बॉटम के याद कर दिए, ऐसे 6 याद कर सकते हो। बट एनी 6 प्लीज याद करो, और वहां पे अपनी नोट्स या टेक्स्ट बुक में टिक भी कर ही दो, ताकि आपको याद है जब भी टेस्ट हो आपका ये प्रिपेयर्ड हो। मोस्टली वेडनेसडे हमारा चैप्टर हो जाएगा, वेडनेसडे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फ्राइडे के आसपास आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी क्या होगी, उसी चैप्टर 1 की टेस्ट होगी। फिर से मैंने उस दिन भी कहा था, अभी भी मेरे साथ रहोगे तो भी अच्छे से हो जाएगा। एक चैप्टर पढ़ने में थर्सडे से पढ़ने बैठोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ो, रोज जितना करवाना उतना करोगे तो और अच्छे से होगा। फुल लाने का ट्राई करो। ट्राई करो कोई भी 6 याद करने के। आयुष पीछे डो बंद कर देना ना। चलो बॉटम लेवल के याद करने का ट्राई करते हैं। बॉटम लेवल का सबसे पहला क्या है आपका, सुपरवाइज करना, कि उनको क्या करना है। मैंने आपको कहा था बॉटम लेवल मैनेजर भी काम नहीं करते हैं, काम तो कौन करता है, वर्कर्स। बॉटम लेवल के एम्प्लॉइज भी काम नहीं करते हैं, काम एक्चुअल में करता कौन है, वर्कर्स। तो बॉटम लेवल के जो हैं वो सुपरवाइज करते हैं, नजर रखते हैं किसको, वर्कर्स को।
डिसिप्लिन, वो वर्कर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। प्लान रूटीन वर्क, देखो टॉप लेवल पूरे साल का या 5 साल का टारगेट देके चला के, मिडिल लेवल पूरे साल का टारगेट बनाएगा कि पूरे साल में हमको कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1,20,000, तो हर महीने 10-10 हजार यूनिट बनाने हैं। तो ऐसा मिडिल लेवल ने सोचा। अब मिडिल लेवल ने 10,000 का टारगेट दे दिया कि एक महीने में 10,000 बनाने हैं। तो अभी बॉटम लेवल वाला सोचेगा हर महीने 10,000 बनाने हैं, महीने में हम लोग आते हैं काम करने 25 दिन, बाकी सैटरडे संडे ऐसे कोई छुट्टी हो ही जाती है, तो महीने में 25 दिन 10,000 बनाना है, तो रोज मेरे को वर्कर से इतना प्रोडक्शन करवाना। तो डेली रूटीन का टारगेट कि आज कितना प्रोडक्शन करना है, कौन से वर्कर से करना है, वो सब कौन सोचेगा, वो सारा का सारा बॉटम लेवल सोचेगा। एम्प्लॉइज के फंक्शन, एम्प्लॉइज के फंक्शन यानी कि किसको कितना कब प्रमोट करना है, डिमोट करना है, किसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, वो मिडिल को भी आइडिया नहीं, टॉप को भी आइडिया नहीं, वो किसको आइडिया होगी, बॉटम को, बिकॉज बॉटम ही वर्कर से कांस्टेंट टच में रहती है। फंक्शंस लाइक लेआउट, रिपेयरिंग, लेआउट मतलब मशीन कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सी मशीन होनी चाहिए, कैसी मशीन होनी चाहिए, उसको कब रिपेयर करवाना है, सर्विस करवानी है, वो सब कौन सोचेगा, बॉटम लेवल के लोग सोचेंगे। अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट, लेआउट के जैसा ही हो गया। जेन्युइन प्रॉब्लम्स, वर्कर्स की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है काफी बार कि किसी का कुछ पर्सनल रीजन है, किसी का कुछ प्रोफेशनल रीजन है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, कम सैलरी है, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, वो आपको सॉल्व करनी है। इम्प्लीमेंट टॉप लेवल डिसीजन, वो टॉप लेवल के डिसीजन जो है टॉप और मिडिल दोनों के, वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो रिपोर्ट टू मिडिल लेवल। फिर से ट्राई करो लेवल वाइज याद करने का, इसमें आपको वर्कर्स के रिलेटेड बहुत मिल जाएंगे। जैसे वर्कर के रिलेटेड क्या है, 1 2 3, ये तो वर्कर्स के रिलेटेड है। एम्प्लॉइज फंक्शन छोड़ दो, ये उनका खुद का बॉटम के रिलेटेड है, एक टॉप का एक मिडिल का, तो 3 वर्कर्स के, एक टॉप एक मिडिल एक बॉटम, 6 याद हो गए ऐसे। ठीक है, एग्जाम में जैसे मैंने कहा 3 मार्क्स में आएगा, तो भी आपका आराम से आप 1.5 पेज, सॉरी हाफ पेज, मोर देन हाफ पेज आप लिख सकते हो। क्लियर, याद करने का ट्राई करो। और प्लीज हो सके मेरी नोट्स रखा करो साथ में। नोट्स नहीं है आपके पास, क्यों? किसी ओल्ड स्टूडेंट हो उससे ले लो पहले। पीडीएफ उसको जेरोक्स करा दो, ओल्ड स्टूडेंट से ले लो, बट नोट्स रखो साथ में। यस रिया, न्यू चैप्टर के नोट्स बाकी हैं। हाँ समझो ना, मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक आ जाएंगे, बट फिर मैं मैसेज छोड़ दूंगा। चलो आई होप सो सबको ये याद हो गए हैं। फिर से जैसे मैंने कहा था कि 2 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो ऑल्टरनेट आते रहते हैं। एक तो याद है साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन में से कहा था एक आएगा उनमें से, या फिर आपके ये 3 लेवल। ज्यादातर उन्होंने टॉप लेवल बहुत बार पूछ लिया है और बॉटम बहुत पूछ लिया है, तो मेरे को लग रहा है कि मिडिल लेवल के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों लग रहा है? बिकॉज वो दोनों पूछ लिए हैं इस वजह से। चलो, और आपका सुनने में आ रहा है कि शायद चेकिंग टफ होगी, लग रहा है ऐसे। रीजन के टीचर्स की जो पेपर चेकर हैं उन्होंने अभी स्ट्राइक की थी। अब फ्राइडे गुजरात समाचार देखना, उसमें आया था कि उन्होंने स्ट्राइक करी है, जो पेपर चेकर हैं टीचर्स हैं उन्होंने। रीजन क्या दिया उन्होंने कि भाई आप एग्जाम कब कंडक्ट कर रहे हो, मई में, और आपने पहले ही बता दिया है कि जून एंड तक रिजल्ट भी आ जाएगा। मार्च में एग्जाम होती थी और जून में आपका रिजल्ट आता था, अभी एग्जाम मई में और रिजल्ट कब, जून एंड या जुलाई की स्टार्टिंग में। तो उन्होंने कहा हमसे नहीं हो पाएगा, या तो एग्जाम मार्च के सॉरी अप्रैल में स्टार्ट करो और रिजल्ट जो है थोड़ा हमको क्या करो, जुलाई मिड तक दो। तो उन्होंने स्ट्राइक निकाली थी, गवर्नमेंट ने आंसर नहीं दिया है अभी तक कुछ, तो लग रहा है कि गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकलेगा। तो वो दिमाग में रखना, पेपर मोस्टली इजी आएगा, पेपर जहां तक मुझे लग रहा है पेपर इजी ही निकलेगा।
लेकिन चेकिंग का भरोसा नहीं, तो लेंथ के ऊपर ध्यान देना। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स में एक बार कंपार्टमेंट में पूछा था। कंपार्टमेंट यानी क्या, कि जो बच्चे फेल हो गए हैं मार्च की एग्जाम में, उनकी जून जुलाई में एग्जाम होती है फिर से, उसको कंपार्टमेंट कहते हैं या रीटेस्ट कहते हैं। तो उसमें एक बार ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो, डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या डिफरेंस है आपका? सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप लेवल में मैनेजमेंट ज्यादा होता है। मैनेजमेंट मतलब सोचना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब काम करना। तो टॉप लेवल ऑब्वियसली सोचेगा, खुद जाके मशीन रिपेयर नहीं करेगा। मिडिल लेवल में ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो लोग भी सोचते हैं लेकिन वो ज्यादा काम भी करते हैं। और बॉटम में ज्यादातर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इंक्लूड्स, कौन कौन किसके अंदर क्या आता है, वो डायग्राम के अंदर जो थे वही है। बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, सुपरवाइजर, जॉबर, फोरमैन एक्सेट्रा। हाँ, फोरमैन मैंने आगे बताया था, चैप्टर 2 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट वर्कर्स, जैसे मॉनिटर का रोल मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर है एक स्टूडेंट ही। मॉनिटर, क्लास मॉनिटर क्या है, एक स्टूडेंट ही है, लेकिन टीचर ने उसको सिलेक्ट किया है, टीचर मॉनिटर को काम देता है, मॉनिटर बच्चों को काम देता है। वैसे ही फोरमैन एक वर्कर है। फोरमैन कौन है, एक वर्कर है, लेकिन वर्कर्स में से हमने एक फोरमैन को चूज किया, किसने, मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट फोरमैन को काम देगी, फोरमैन किसको काम बताएगा, वर्कर्स को बताएगा। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप लेवल की सबसे ज्यादा ऑथोरिटी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उसके ऊपर है। कुछ भी कल उठ के रिलायंस में फ्रॉड निकला, सबसे पहले अंबानी के ऊपर ब्लेम जाएगा, भले किसी एम्प्लॉय की गलती हो, नाम किसका खराब होगा, अंबानी का। तो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा। फिर मिडिल लेवल की थोड़ी सी कम, और सबसे कम किसकी, बॉटम लेवल। जैसे मैगी खराब हुई थी तो हमने वर्कर्स को ब्लेम किया था जो मैगी में या नेस्ले की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, नहीं, उसके सीईओ को ब्लेम किया था, उसके सीईओ को हमने ब्लेम किया ना। जैसे अभी है ना, ये वैक्सीन का नाम भूल गया मैं, आप सबने पता नहीं सुना है कि नहीं, लेकिन नेदरलैंड हो गई ये कंट्री, और एक दूसरी कोई कंट्री थी, स्पेन या कोई, वहां पे वैक्सीन लेने के बाद अराउंड 40% लोगों की डेथ हो गई, 40। लेकिन 40 सारे के सारे क्या थे, 70 प्लस एज वाले थे। लेकिन 100 में से 40 लोगों की डेथ होगी तो भी वैक्सीन की तरफ एक डर बैठ गया था। ब्रिटेन या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही वैक्सीन थी, लेकिन क्या कहते हैं, उसमें ब्लेम किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे ही ऑब्वियसली। जिस डॉक्टर ने बैठ के नेदरलैंड में वो वैक्सीन बनाई, उसके ऊपर तो ब्लेम जाएगा नहीं। आगे, ऐसे आज की डेट में वैक्सीन मिले, आप में से लोग कितने रेडी होंगे सामने से जाके वैक्सीन लगाने के लिए? ये 40% बताता, उसके पहले कितने रेडी थे? नहीं, क्यों? तुमको सही ना कुछ हो, मतलब हमारी एज वाले को सही ना कुछ हो, तो ले सकते हो मेरे हिसाब से। चलो, बट गवर्नमेंट ने शायद कुछ बोला ना, 60 के ऊपर के पहले लगाएंगे या समथिंग। किसी के घर में अभी तक लगी, कोई है डॉक्टर वॉक्टर? चलो आगे, नंबर ऑफ मेंबर, कितने लोग होते हैं। टॉप लेवल के पास पावर ज्यादा है, बट टॉप लेवल जो है वो लोग क्या है, कम है। 10 लोग 15 लोग मैनेजमेंट में होते हैं। मिडिल लेवल में थोड़े ज्यादा लोग होते हैं, और सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, बॉटम लेवल। कंपीटेंस, कंपीटेंस के जगह आप क्या लिख सकते हो, स्किल, कि उनके पास स्किल या नॉलेज क्या होगी। टॉप लेवल के पास ऑलराउंड नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रोडक्शन, सेल्स, परचेस, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो ये वो सब चीजों के ऊपर डिसीजन ले पाएगा। मिडिल लेवल को स्पेशलाइज, उसको अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूं तो उसकी मेरे को नॉलेज हो। और लास्ट है आपका बॉटम, उसको अपने खुद के सब डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होंगे, उसका अपनी खुद की स्किल उसको पता होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये लोग बेसिक, कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे टॉप को, और वो इंप्लीमेंट करेंगे मिडिल और टॉप दोनों। अकाउंटेबिलिटी, अगर कल उठ के टॉप लेवल ने गलती करी, उसके ऊपर कौन चिल्लाएगा? कल उठ के रिलायंस या अंबानी की कोई गलती बाहर आई, कौन चिल्लाएगा? रिलायंस के शेयर होल्डर चिल्लाएंगे, गवर्नमेंट चिल्लाएगी, क्रेडिटर चिल्लाएंगे, कोर्ट्स चिल्लाएगी उसके ऊपर।
मिडिल ने गलती करी तो टॉप लेवल चिल्लाएगा उसके ऊपर, और बॉटम ने गलती करी तो मिडिल लेवल चिल्लाएगा। कोई एम्प्लॉय देर से आ रहा है, कोई वर्कर देर से आ रहा है तो उसको बॉटम लेवल वाला चिल्लाएगा। बॉटम लेवल की गलती है तो अंबानी नहीं आएगा चिल्लाने के लिए, कौन आएगा? उसका खुद का सुपर हेड जो है, सुपरवाइजर जो है वो आएगा। डिसीजन, इसके डिसीजन ज्यादा रिस्की हैं, उसके लेस है, और लास्ट वाले के क्या होंगे? लीस्ट। आगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, अब ये आपका लास्ट टॉपिक, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे अलग अलग जो आपके हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, उन लोगों के हिसाब से मैनेजमेंट में क्या क्या आता है वो उन्होंने बताया है। मैंने आपको याद है कहा था ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं। अगर हम लोग सबसे जो ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स में ल्यूथर ग्यूलिक के बारे में पढ़े, उसके हिसाब से मैनेजमेंट में क्या है? पोस्ट का प्लानिंग, सोचना कि काम कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग, डिपार्टमेंट्स बनाना, स्टाफिंग, लोगों को हायर करना, डायरेक्टिंग, लोगों से काम करवाना, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। कोऑर्डिनेशन तो हम लोग इस चैप्टर 1 में ही सीख लेंगे। रिपोर्टिंग और बजटिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग, और वही आपके ये 5 है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग तो देखो सेम है। कोऑर्डिनेशन हमारा किसके अंदर आ गया है? चैप्टर 1 के अंदर ही आ जाएगा। इसके बाद जो मैंने कहा फ्राइडे हमारा लेक्चर, उसमें कोऑर्डिनेशन ही हम डिस्कस करेंगे। और इन दोनों को कहां पे कंसिडर कर दिया? कंट्रोलिंग। इन दोनों को हमने कहां पे कंसिडर कर दिया? कंट्रोलिंग में कंसिडर कर दिया। क्लियर? फिर से, रिस्क नहीं लेना हो तो चारों याद करना। रिस्क लेना हो कि भाई सर चलो देखेंगे, तो फर्स्ट और फोर्थ तो याद रखना ही रखना। फर्स्ट और फोर्थ तो याद रखना ही रखना, ये पूछेंगे ही पूछेंगे। सेकंड थर्ड में भी आपका नसीब हो। थर्ड पहले बात करते हैं पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर और हेनरी फेयोल पूछते नहीं है रिसेंटली, बिकॉज उन दोनों के ऊपर खुद के शॉर्ट नोट्स हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल में। हेनरी फेयोल के ज्यादा 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, और यहाँ पे पीटर ड्रकर के बारे में भी एक पूरा आंसर पढ़ा था। पहले पीटर ड्रकर के हिसाब से कि हर एक इंसान को अपनी कंपनी को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अपने बिजनेस को, सपोज करो मैं क्लासेस चला रहा हूं, तो मेरा सबसे पहला फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? बैच के ऊपर, कि पढ़ाई अच्छे से हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के ऊपर फोकस करो, उसको मैनेज करो। फिर मैनेज द मैनेजर, कि भाई अपने आप को मैनेज करो कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो कि नहीं, पहले बैच को, फिर अपने आप को। और तीसरा मेरे को किसको मैनेज करना चाहिए? अपने वर्कर्स, अपने स्टाफ को। मेरा पूरा फोकस पहले स्टूडेंट्स पे, फिर खुद पे, फिर मेरे स्टाफ पे। किसके हिसाब से? पीटर ड्रकर। इसको इतनी सक्सेस नहीं मिली थी। और लास्ट हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के हिसाब से अगर आप देखोगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तक तो सेम है, फिर उसने स्टाफिंग की जगह क्या डाल दिया? डायरेक्टिंग। उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को हायर करना और एम्प्लॉय से काम करवाना दोनों डायरेक्टिंग है। फिर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। क्लियर? फिर से रियल लाइफ में कौन सा यूज होता है? ये वाला आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और हमारे चैप्टर्स भी ऐसे ही हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ऐसे ही आपके चैप्टर्स है ना सारे। ये आपका चैप्टर 3, 4, 5, 6 और 7। और चैप्टर 2 कौन सा है? प्रिंसिपल्स। क्लियर? फिर से वेडनेसडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, मींस चैप्टर का लास्ट पोर्शन। कौन सा है लास्ट पोर्शन? कोऑर्डिनेशन के ऊपर है, वो 10 मिनट लेगा। फिर 20-30 मिनट्स हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इन सब के बारे में देखेंगे। फ्राइडे आपकी ओसी चैप्टर 1 की टेस्ट। ओके, क्लियर? भागो। चैप्टर में देखो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस क्या कर दिया था। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मैनेजमेंट वर्ड की मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, याद है जेपी के 2 सन, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आफ्टर इंपॉर्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, वो पूरा टॉपिक आपका कवर्ड हो गया है। फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया था।
और उसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। स्पेसिफिक टॉपिक्स में ज्यादातर फोकस किसके ऊपर था? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। याद है मैंने कहा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब हर चैप्टर में मैंने आपको ये भी कहा था ब्लूप्रिंट अभी रहने दो। क्यों ब्लूप्रिंट को मैं स्किप करने के लिए कह रहा हूं? बिकॉज रीजन ये है कि बोर्ड ने 2 बार पेपर स्टाइल चेंज कर दिया, चांस है कि थर्ड टाइम भी करे कि इन केस मार्च या अप्रैल में न्यू पेपर स्टाइल आए। तो अभी हम लोग ब्लूप्रिंट को छोड़ रहे हैं। ब्लूप्रिंट में हम लोग ये देखेंगे कि बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। मींस आप ऐसे चैप्टर को डिवाइड करो कि इसमें 2 और 3 मार्कर्स आने वाले हैं या इस चैप्टर में 5 मार्कर्स आने वाले हैं। इस चैप्टर में 5 मार्कर्स आने के चांसेस कम है, तो हर एक में मैक्सिमम 6 हेड पॉइंट्स याद करनी है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर से याद रखना, ओसी में इको में हाईएस्ट मार्क वो बच्चा लेके आएगा जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। ऐसे काफी सारे बच्चे थे, लास्ट ईयर थे ऐसे स्टूडेंट। एक स्टूडेंट थी, मींस उसके 5 मार्क का आप आंसर पढ़ो, आपकी इच्छा होगी यार 5 में से लड़की को 10 मार्क दे दो, इतना अच्छे से लिखेगी, लेकिन 5 मार्क में वो 5 पेजेस लिख रही है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्लियर? जैसे आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में कहा था एंडिंग में जो बोर्ड के पेपर चेकर हैं और एक पेपर सेटर है, वो हम लोग उनको क्लास पे बुलाएंगे। वो आके क्या करेंगे, आपको समझाएंगे कि इको और ओसी का बोर्ड में पेपर कैसे लिखते हैं। जो पर्सन है वो एक्चुअल में ओसी का बोर्ड का पेपर सेटर है और जो दूसरा है वो पेपर चेकर है। इको और ओसी के चेकर सेम होते हैं, सेट जो करने वाले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उनको हम बुलाएंगे, लेकिन कब बुलाएंगे? मार्च एंड या अप्रैल मिड के आसपास। तो वो आके आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि सप्लीमेंट्री में कैसे कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। बट 3 मार्कर्स मैक्सिमम है, तो मेरी एडवाइस होगी 6 पॉइंट्स मैक्सिमम हो गए, इनफ है। उसके अंदर ऑब्वियसली 2-3 लाइन लिखोगे तो 1 पेज 1.5 पेज का आपका आंसर हो जाएगा कभी भी। लेकिन 3 मार्कर लिखो, हमेशा पहले डेफिनेशन लिखो। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन पूछे 3 मार्क्स में, सीधा फंक्शन नहीं लिखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखो, उसके अंदर कौन कौन आते हैं वो लिखो। फिर आप क्या करो, उसको आप अंदर फंक्शन 6 फंक्शन लिखो। 5 मार्क में आए तो पहले इंट्रोडक्शन लिखो कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, 3 लेवल्स होती हैं, डायग्राम बनाओ। फिर आप ये 3 मार्क का आंसर कंटिन्यू करो। तो 5 मार्क और 3 मार्कर में ही आप गलती करोगे कि 5 में कम लिख दोगे, 3 में ज्यादा लिख दोगे। चलो, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलग अलग है ना, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसके हिसाब से प्रोसेस के अंदर क्या आएगा। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब एक हम लोग नहीं कहते हैं रेपो, कि भाई क्रिकेट में जैसे एग्जांपल देते हैं स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। सर कोऑर्डिनेशन अच्छा है मतलब दोनों एक दूसरे को देख के समझ गए कि यहाँ पे रन भागनी है कि नहीं भागनी है, सिर्फ देख के पता चल जाए। तो वैसा ही कोऑर्डिनेशन कहाँ होना चाहिए? कंपनी के डिपार्टमेंट्स के अंदर। कंपनी के डिपार्टमेंट्स के अंदर भी क्या होना चाहिए? वैसा ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल्स परचेज डिपार्टमेंट किस क्वालिटी का परचेज कर रहा है। परचेज डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए उसके पास बजट कितना होगा कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके। कैश को पता होना चाहिए कि कितने गुड्स सेल होने वाले हैं। हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन रखना है। To bring coordination and harmony among different functions carried out by different department, के हार्मनी रखना किसके बीच में? जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मैंने कहा था ये डेफिनेशन मेरे को पसंद नहीं है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन समझाने के लिए इन्होंने किस वर्ड को यूज किया है? कोऑर्डिनेशन को ही यूज किया है। अगर आपके पास नोट्स है या टेक्स्ट बुक है उसमें एक दूसरी डेफिनेशन भी मिलेगी। Coordination is the force that binds all other activities of management together. मिली? वो डेफिनेशन ज्यादा बेटर है, बट जो प्रॉपर दी हुई थी टेक्स्ट बुक में वो मैंने आपको बताई। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल द एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन सारी एक्टिविटीज में होना चाहिए। एक्टिविटीज इन द सेंस प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हर चीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई बच्चा है प्लान कर रहा है 80% और अभी पढ़ाई कर रहा है कुछ भी नहीं, तो प्लानिंग सही है उसकी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। आपने प्लानिंग करी कि आप अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करोगे, लेकिन आप जब
डायरेक्टिंग में आ रहे हो तब आपके पास इतना बजट नहीं है सबको सैलरी पे करने के लिए, प्लानिंग और डायरेक्टिंग में क्या था, मैच नहीं था, तो सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होगा, एवरी लेवल पे होगा, टॉप कोऑर्डिनेट कर रहा है, मिडिल से मिडिल कर रहा है, बॉटम से बॉटम कर रहा है वर्कर से। तो पहले हर एक्टिविटी में हर लेवल पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन तब अच्छा होगा जब डिपार्टमेंट्स, लेवल्स, एक्टिविटीज अपने में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मेरे को आपके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन बिठाना है। कब होगा, जब हम दोनों कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन होगा हमारे बीच में? नहीं। तो वैसे ही मैंने आपको याद है बताया था आगे के चैप्टर्स में कि बड़ी कंपनीज जो होती हैं अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को ट्रिप पे साथ में भेजती हैं कि आप फैमिली के साथ एक ट्रिप पे जाओ। उससे होगा क्या, जो उनके बीच में एक पर्सनल रिलेशन डेवलप होगा, फ्रेंडशिप होगी, फ्रेंडशिप होगा तो ऑटोमेटिकली वर्क रिलेशनशिप भी बेटर होता जाएगा। नॉट विदाउट कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है जब तक कॉपरेशन नहीं है। अब कॉपरेशन क्या होता है वो समझते हैं। कॉपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प करना। मैंने याद है आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था कि 3 एम्प्लॉयज हैं, ए, बी और सी। 3 आपके क्या हैं, एम्प्लॉयज हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तीनों को पता है कि टोटल टारगेट कितना है, 100 यूनिट्स बनाना है। मिस्टर ए बोल रहा है मैं 40 बनाऊंगा, उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों 30-30 बनाएंगे, तो हमारा टारगेट 100 यूनिट्स का अचीव हो गया। इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। मिस्टर ए को पता है कि उसको थोड़ा ज्यादा बनाना है। सपोज करो मिस्टर सी है, उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो सिर्फ 10 यूनिट बना पा रहा है, तो टारगेट हमारा 80 अचीव हुआ। कोऑर्डिनेशन था इनके बीच में, आंसर इज यस, कोऑर्डिनेशन था। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हर एक को पता हो कि उसको कितना कितना काम करना है, तो यहाँ पे वो हो रहा था। इनके बीच में कॉपरेशन नहीं था। कॉपरेशन इन द सेंस कि मिस्टर सी की तबीयत खराब है तो मिस्टर ए और बी अपने में क्या कर लेते, थोड़ा काम बांट लेते। कोऑर्डिनेशन का मतलब है क्लियर आइडिया होना कि किसकी जिम्मेदारी कितनी है। कॉपरेशन का मतलब है अगर कोई नहीं कर पा रहा है अपनी जिम्मेदारी फुलफिल तो दूसरा उसको हैंडल कर ले, दूसरा उसको हैंडल कर ले। सपोज करो ए, बी और सी तीनों को टोटल 100 मिला है, कभी ये अपने हिसाब से 80 कर लेता है, ये 10-10 करते हैं, कभी ये 30 कर लेता है और ये बाकी है ना 35-35 कर लेते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। इनके बीच में कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या बताया, क्लियर आइडिया होना। इन तीनों को आइडिया नहीं है, मन अपने मन से कर लेते हैं। कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों होना जरूरी है। आगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, याद है इसको मैं क्या बोलता हूं, एवरग्रीन। हर जगह पे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह पे। किसी के भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स में जाओ, किसी के भी इंपॉर्टेंस में जाओ, किसी के भी आप है ना जो कहते हैं ना इश्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें जाओ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, हर एक में आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दिखेगा ही दिखेगा। सोल कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा क्या है, सोल ऑफ मैनेजमेंट। सोल ऑफ मैनेजमेंट क्यों, बिकॉज ये सब मींस पूरा का पूरा बिजनेस इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। याद करने का ट्राई करते हैं। पहले दो तो बहुत इजी, हर एक्टिविटीज में है, हर लेवल पे है। फिर थर्ड हम लोग याद करते हैं, ये कब पॉसिबल नहीं है, अगर 2 सी नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। एक सी है कम्युनिकेशन, दूसरा है कॉपरेशन। जब तक ये दोनों नहीं है ये पॉसिबल नहीं है। 4 हेड पॉइंट्स हमने देखी, हर एक्टिविटीज में, हर लेवल पे। फिर हमने देखा 2 सी होने जरूरी है, कम्युनिकेशन और कॉपरेशन। फिर एक अपना एवरग्रीन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और लास्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करके जो मैंने याद है कहा था, सोल ऑफ मैनेजमेंट। 3 मार्क्स में पूछते हैं कि व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज सोल ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करके आ जाओ और लास्ट में लाइन लिख दो जो मैंने भी नोट्स में दी है, दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज सोल ऑफ मैनेजमेंट। ये 6 याद करने का ट्राई करो सब लोग।
अगेन आई रिक्वेस्ट, जिसके पास भी नोट्स नहीं है प्लीज फ्रेंड से लेके जेरोक्स करवा दो। टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो, बट टेक्स्ट बुक में से जनरली मैंने देखा है कि याद नहीं होगा, बिकॉज नोट्स में मैंने पॉइंट वाइज दिए हैं तो याद करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, और नोट्स में आई थिंक इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइटेड भी हैं। अगर नहीं है तो प्लीज जेरोक्स करवा दो अपने फ्रेंड से। बाकी के चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आई थिंक सो मंडे तक आपको मिल जाएंगे, तो मंडे आप क्लास से कलेक्ट कर सकते हो। उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा आज रात तक, और है ना आज रात तक उसकी पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा। जो भी चार्जेस होंगे वो जैसे ही मुझे बताएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पहले 4 बहुत इजी हैं। 2 किसके ऊपर है? सारी एक्टिविटीज, सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल समझो। फिर 2 सी के ऊपर है। एक कौन सा? कम्युनिकेशन, और दूसरा कोऑपरेशन अलोंग विद कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ जो एवरग्रीन, और सिक्स्थ आपका सोल ऑफ मैनेजमेंट। 6 याद हो गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं आपके कोऑर्डिनेशन के? अब ध्यान से सुनना, जैसे वो ये जो है वो ध्यान से सुनना। पेपर जो सेटर है या चेकर है वो खुद आके आपको बोलेंगे कि कभी भी एग्जाम में कोऑर्डिनेशन के सपोज करो आपको बेनिफिट्स याद नहीं आ रहे, ये लिख के आ जाओगे, चांस है कि टीचर फुल में से फुल दें या एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो देगा ही। मतलब 3 मार्क का आंसर है, 1.5 दे ही देगा। चांस से आपको क्या देंगे? 1.5 मार्क्स दे देंगे। बिकॉज उन्होंने रीजन ये दिया था कि हम पेपर चेकर जो होते हैं वो नॉर्मली पहले से क्या होता था, एक बड़ी टेबल होती थी, उसमें कुछ 25 टीचर बैठे होते हैं उस टेबल के ऊपर, और क्वेश्चन पेपर एक ही बीच में पड़ा होता है। वहीं पे बैठ के चाय नाश्ता वो लोग कर रहे होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर यहाँ से वहां जाता रहता है। तो टीचर के दिमाग से निकल जाता है कि क्वेश्चन कौन सा है। वो देखेगा कि कोऑर्डिनेशन के ऊपर था, तो पॉसिबल है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो, तो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर दी हो, चेक कर दे। क्लियर? कभी भी इकोसी में छोड़ के नहीं आना, कुछ भी लिख के आ जाना। उस चैप्टर का मैं बोल रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 1 का जो आंसर याद हो, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछा है, बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट याद हो, वो लिख के आ जाओ। सपोज करो थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेशन याद है और वो पूरा याद है, तो थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेशन लिखना, लेकिन ये याद ही नहीं है, छोड़ना नहीं, दूसरा आंसर लिख के आ जाना। क्लियर? अंदर के कंटेंट सेम होगा चलेगा, हेड पॉइंट सिर्फ याद करने के ऊपर फोकस रखना। तो पहला बेनिफिट है फंक्शंस को इफेक्टिव करता है। फिर से फंक्शंस कौन से आपके? आपके फंक्शंस जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, वो सब अच्छे से होंगे। कब अच्छे से होंगे? जब आप क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहे हो। एक्टिविटीज इजी हो जाएंगी, सिंपल। नो इनकम्प्लीट, नो डुप्लीकेशन। देखो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है ना, तो क्या होगा, सपोज करो है ना, आपने सारे सब्जेक्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं रखा, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हर साल बच्चे करते हैं, जो याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, हर बच्चे की गलती, जितना उसके पास टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए 80 या 90% देगा अकाउंट स्टैट्स को, आप लोग जैसे करते हो। फिर थोड़े बहुत टाइम बच गया तो इकोसी को, बस बच्चा यहाँ पे खत्म, उसका सेल्फ स्टडी का टाइम पूरा। फिर एग्जाम के टाइम पे इंग्लिश उठाएगा, एग्जाम के टाइम पे इंग्लिश उठाएगा, कोई अच्छा बच्चा होगा तो एग्जाम के टाइम पे इंग्लिश और हिंदी गुजराती के साथ में देखेगा। और कंप्यूटर या एसपी जो है वो तो एग्जाम में भी कॉपी वॉपी कर लेंगे, एग्जाम के दिन भी वो पढ़ाई नहीं करेगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर की बुक खरीदी नहीं है? बिंदास से उठाओ। मैंने खुद ने है ना 1 मार्च को खरीदी थी और मेरी 8 मार्च से एग्जाम थी। बस थोड़ा सा सीरियस रहे ना, बुक तो खरीदो। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको पिछले साल की बुक मिल गई है, खोली नहीं है, बस ऐसे भी होंगे। ओके, तो ध्यान देना, कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करो, उसके भी 100 मार्क हैं, उसके भी 100 मार्क्स हैं। अब सपोज करो आप जैसे कर रहे हो, आप एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इसको हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। लेकिन कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो कंपनी में भी ऐसे काम होते हैं कि 2 मैनेजर्स है, उनको ये 5 काम हैंडल करने हैं, अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक काम को दोनों ने कर लिया, डुप्लीकेशन हो गया। और एक काम को दोनों भूल गए तो काम इनकम्प्लीट रह गया। अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, कोई काम 2 बार नहीं होगा
और कोई काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। तो नो इनकम्प्लीट और नो डुप्लीकेशन, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर देना। इसको एक्सप्लेन द स्टेटमेंट में 2 मार्क्स में भी पूछते हैं। हार्मनी, ये सिंपल है, ये भी एवरग्रीन है कि अगर आप सब काम अच्छे से कर रहे हो, सारी चीजों में क्या रहेंगी, हार्मनी रहेगी। बैलेंस अमंग डिपार्टमेंट्स, उसमें बैलेंस मेंटेन रहेगा। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, लास्ट 3 देख रहे हो, तीनों का मतलब सेम है। हार्मनी, बैलेंस, दोनों एक ही बात हुई। और अगर हार्मनी है, बैलेंस है, तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। प्लीज इसको याद करने का ट्राई करो। चलो, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब इसमें से फिर से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं कि ये जो 4 है उनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्पेशली अभी जब आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, जो सबसे ऊपर नहीं है सर्कल, वो काफी बोर्ड ने कम कर दिया है। वो क्या कर दिया है, काफी कम कर दिया, एंडिंग के उसी के जो टॉपिक्स हैं उसमें से। तो ये अभी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मैंने कहा था कि आप अगर आगे चल के एमबीए कर रहे हो तो आपके पास जनरली 4 ऑप्शन होते हैं। आप एमबीए कर सकते हो प्रोडक्शन में से, मतलब नॉर्मल एमबीए जो पहले होता था। आजकल सब लोग एमबीए कौन सा कर रहे हैं, ऊपर वाला, मार्केटिंग मैनेजमेंट के। गुड्स बेचते कैसे हैं, सेल्स को हैंडल करते हैं, सेल्स टीम में होते हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, एचआर की। और फिर से लग रहा है कि फ्यूचर में सबसे ज्यादा कौन से एमबीए की डिमांड होगी, फाइनेंस। बिजनेस में यही 4 चीजों को मैनेज करना है ना, एक आपके प्रोडक्ट को, एक आपकी सेल्स टीम को, एक आपके वर्कर्स को, और आपके पैसे को। इनको ही मैनेज करोगे ना, और किसको मैनेज करोगे। आप सपोज करो कपड़े के है ना, सपोज करो सेल्समैन हो, क्लोथ्स का आपका बिजनेस है। सबसे पहला फोकस प्रोडक्ट के ऊपर, कपड़ा कैसा है आपका। फिर फोकस कैसे सेल्स कर रहे हो, एम्प्लॉइज के ऊपर कि अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं, और पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है। अब हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये याद रहेंगे 4 कौन से हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, एचआर, फाइनेंस। ऊपर नीचे कर सकते हो। आगे चलो, पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। ध्यान देना, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। कस्टमर तक गुड्स भेजना, कस्टमर्स तक गुड्स भेजना किससे, प्रोड्यूसर से। वो सब किसके अंदर आएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा। काफी सारे लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब कस्टमर को बस गुड्स बेचना नहीं, ये जानना कि कस्टमर को कैसे गुड्स की डिमांड है, उसको कैसे गुड्स चाहिए, वो सब सोच रहे हो, वैसे गुड्स बना रहे हो, और फिर वैसे ही गुड्स मार्केट में भेज रहे हो। आई रिपीट, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, कस्टमर तक गुड्स भेजने हैं, जैसे उसको चाहिए वैसे उसको गुड्स भेजने हैं। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसको हम लोग 4 पीस कहते हैं। कभी भी आप गुड्स बेचने का ट्राई कर रहे हो, आपका फोकस किसके ऊपर होगा, पहला पी प्रोडक्ट, सेकंड पी प्राइस, थर्ड है प्लेस, और फोर्थ है प्रमोशन। अंदर का कंटेंट रीड करोगे आपको आ जाएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर आप फोकस रखोगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो, प्राइस अप्रोप्रिएट रखोगे, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, प्लेस सही रखोगे कि जहां पे सारे कस्टमर्स आपसे एक्सेस कर पाए, ऐसी जगह नहीं रखोगे कि जहां पे रॉ मटेरियल्स नहीं मिले, यहाँ पे जहां पे आपको कस्टमर्स नहीं मिले। प्रमोशन, प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज प्रॉपर रखोगे ताकि हर एक कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। अंदर का कंटेंट लिख सकते हो, हेड पॉइंट खाली याद करो। इवन मैं अपनी टेस्ट के लिए कहता हूँ, अंदर का कंटेंट खुद से लिखोगे चलेगा,
लेकिन हेड पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ओके, फिर आते हैं एचआर के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी, कि आप कैसे कितने प्रोफिशिएंट हो, आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस, एम्प्लॉयज की लाइक डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट, नेसेसिटी। एम्प्लॉयज की हर चीज के ऊपर फोकस रखो, सारी की सारी चीजों के ऊपर फोकस रखो कि कोई एम्प्लॉय कैसा है, कितना होशियार है, कितना होशियार नहीं है। ऑफ एम्प्लॉयज इंटीग्रेट देम विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। किसी एम्प्लॉय को है ना, सपोज करते हैं कोई चीज में प्रमोशन चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको प्रमोशन चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बड़ी सैलरी चाहिए। आपने बोला बड़ी कार बड़ी सैलरी तेरे को मिलेगी अगर तूने ये सेल्स का टारगेट अचीव किया। तो उसके ऑब्जेक्टिव को आपने रिलेट कर दिया, किससे रिलेट कर दिया, आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो एचआर मैनेजर अच्छा वही है, एम्प्लॉयज भी खुश है और कंपनी का सीईओ भी खुश है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जनरली क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं। एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी मिल रही है मतलब सीईओ को प्रॉफिट कम मिल रहा है, सीईओ को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है मतलब एम्प्लॉय को सैलरी कम मिल रही है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। दोनों को कैसे कोरिलेट करना है, वही एक अच्छे एचआर मैनेजर का क्या है, काम है। इसके अंदर क्या क्या आता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज को मैनेज करना, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, इवेल्युएट करना उनकी परफॉर्मेंस, उनका लेबर टर्नओवर कम करना। लेबर टर्नओवर मतलब हर साल आपकी कंपनी में कुछ लोग निकलते हैं, कुछ लोग आते हैं। जो लोग आएंगे उनको फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। तो हर एक कंपनी क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस लोग हों। तो इसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा। फिर आते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन देखो आपका, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग। आप प्रोडक्शन के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि कैसे कैसे प्रोडक्शन प्रोग्राम रखने हैं, कब किस चीज का प्रोडक्शन करना है, पहले रॉ मटेरियल कितने दिन प्रोसेस होगा, वर्क इन प्रोग्रेस कब बनेगा, फिनिश गुड कब बनेगा, पैकिंग कैसे करनी है, सब डिसीजन ले रहे हो। कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। फिर से इसके अंदर क्या आएगा, प्लान बनाना, रिसर्च करना, प्रोडक्ट मिक्स देखना। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कि फॉर एग्जांपल आप लेस कंपनी हो, हर एक फ्लेवर के सेम बनाओगे नहीं, जिसकी डिमांड ज्यादा उसका प्रोडक्शन ज्यादा, जिसकी डिमांड कम उसका प्रोडक्शन कम। तो ये देखना पड़ेगा। और हर बार डिमांड नहीं देखनी होगी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी देखने पड़ेंगे कि फॉर एग्जांपल ओनियन के प्राइसेस बढ़ गए, या क्रीम इन सब के प्राइसेस बढ़ गए, या टोमेटो के प्राइसेस बढ़ गए, तो आपको थोड़े टाइम के लिए उसका प्रोडक्शन कम करके किसी और फ्लेवर का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वाले को सोचनी होगी। वो सिर्फ डिमांड के हिसाब से नहीं सोचेगा, वो कॉस्ट के हिसाब से भी तो सोचेगा, बिकॉज उसको रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो पड़ेगा। अब सपोज करो 10 रुपए या 15 रुपए है ना, टोमेटो की प्राइस बढ़ गई, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 50 लाख चिप्स के पैकेट्स बना रहा है उसको ऑब्वियसली क्या होगा, फर्क पड़ेगा। प्रोडक्शन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, सिंप्लीफिकेशन। और लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो हमने पूरा चैप्टर फाइनेंस मैनेजमेंट का पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस, कि पैसा कहां से लाना है, इसको हम लोग कहते हैं एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। कहां पे खर्चा करना है, इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। पैसा लेके आए 1 लाख, 80,000 खर्चा किया, 20,000 प्रॉफिट, तो तीसरे को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। 3 वर्ड्स आए, कौन से 3 वर्ड्स आए आपके, एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, एलोकेशन। एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या करोगे, सबसे पहला एस्टिमेट करोगे नीड्स के कितना पैसा चाहिए, फाइनेंशियल प्लान बनाओगे कि यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ पे हम लोग खर्चा करेंगे, बजट बनाओगे, फंड्स एलोकेट करोगे हर एक बजट पे, कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग फाइनेंस, फाइनेंशियल पॉलिसी, टैक्सेस एक्सेट्रा। क्लियर। फिर से अगेन सिर्फ और सिर्फ हेड पॉइंट्स या कीवर्ड जो मैंने दिए हैं उसके ऊपर फोकस करो। उसी चैप्टर 1 के पीडीएफ के नोट्स या फिजिकल नोट्स आप सबके पास है। ये पीपीटी जो है जब भी मैं ग्रुप में भेजूं, जब भी ये वाली पीपीटी जो हमने रिवीजन में डिस्कस करी ग्रुप में आ जाए, इसका मतलब आप क्या समझना, ओसी का रिवीजन का लेक्चर जो है वो ऐप के ऊपर आ गया।